जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एंड डी ट्रिपल एसबी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की नीड है या जो इस क्लास को लेना चाहते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आज की सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आएंगे क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को हमेशा तैयार रखना चाहिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि आप लोगों का स्कोर अच्छा हो सके। जब आपका इजी क्वेश्चन सही होता है तभी आपका आगे स्कोर अच्छा बनता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन सबके सही होते हैं और उन्हीं बच्चों के इजी क्वेश्चन सही होते हैं जो बार बार रिवीजन करते हैं। मैं फिर यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए और बार बार रिवीजन करिए। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन इजी है तो इसका रिवीजन छोड़ दें, ऐसा नहीं है। रिवीजन छोड़ना नहीं है। इजी हो, कठिन हो, हार्ड हो, जैसा भी हो, आपको रिवीजन डेली करना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और जो डी ट्रिपल एस बी एएनएम के बच्चे हैं उनसे मैं फिर यही कहूँगी कि आप लोग अब नया प्लीज़ कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जो भी आपने पढ़ रखा है बस उसी का रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए बस। क्योंकि नया पढ़ने से आप लोगों में कन्फ्यूजन होगी और कन्फ्यूजन होगी तो एग्ज़ाम हॉल में भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का फ्री माइंड रहे और कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो। तो जितना पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवीजन कीजिए और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा एग्ज़ाम करेंगे। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, मानव ऊतक और उनके शरीर के अंगों को किस कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है या किस बिन में डाला जाता है। ह्यूमन टिश्यू एंड देयर बॉडी पार्ट आर डिस्कार्डेड इन विच बिन। ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो। बताइए आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। तो मानव ऊतक या ह्यूमन टिश्यू एंड जो एनाटॉमिकल पार्ट होता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट, तो वो सब हम किस में डालते हैं? येलो बिन में डालते हैं। किस में डालते हैं? येलो बिन में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। रेड में क्या डालते हैं? जितनी भी इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, जैसे कि IV सेट हो गया, ANS DNS की बॉटल हो गई, ये सब हम किस में डालते हैं? रेड में डालते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, येलो में। येलो में क्या क्या डालते हैं? ह्यूमन टिश्यू मतलब मानव एनाटॉमिकल पार्ट जो भी होते हैं वो हम येलो बिन में डालते हैं। और ये येलो बिन बहुत बार पूछा गया है। मुझे आई थिंक लगता है जितनी बार भी एग्ज़ाम होते हैं ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो ऐसा लगता है एग्ज़ाम को पेपर अधूरा रहता है। तो ये तो ज़रूर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी के उबलने का जो तापमान होता है वो आपको बताना है कितना होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 70 डिग्री सेल्सियस, 106 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर ऑफ हाइट नोन एज। ऊंचाई का डर के किस नाम से जाना जाता है, या जो ऊंचाई से डर लगने को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। एक्वाफोबिया, एक्रोफोबिया, एग्जामफोबिया, नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपसे पूछा है फेयर ऑफ हाइट नोन एज, ऊंचाई से डर लगने को किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम फोबिया तो आप सभी के अंदर होगी, क्योंकि इस टाइम एग्जाम आने वाला है तो आप लोग को डर लग रहा होगा। तो ऊंचाई से डर लगना क्या होता है? एक्रोफोबिया होता है। एक्रोफोबिया। पानी से डर लगना आप लोगों को बताना है। पानी से डर लगने को हाइड्रोफोबिया कहते हैं या एक्वाफोबिया कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मैं वेट करूंगी आप लोगों का। पानी से डर लगना क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं या फिर
एक्वाफोबिया बोलते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मलेरिया, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी या क्वाशियोरकोर। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। किसकी? विटामिन सी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पर पूछा है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोरकोर होता है। क्या होता है? क्वाशियोरकोर। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। राइट आंसर हमारा डी होगा, क्वाशियोरकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। BFHI के बारे में पूछा है कि कब शुरू हुआ? 1991, 1992, 1996 या नन ऑफ दीज। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा BFHI का, या फिर ये कब स्टार्ट हुआ था या भारत में कब लॉन्च हुआ था वो पूछा जाएगा। तो BFHI कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। और इसका वर्क क्या था कि जो बॉटल फीडिंग है उस पर बैन लगाना है और ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। WHO और यूनिसेफ ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चिल्ड्रन टेम्परेरी और मिल्क टीथ इज कॉल्ड। बच्चे में अस्थायी या दूध के दांतों को क्या कहा जाता है? बच्चों में अस्थायी या दूध के दांतों को क्या कहा जाता है? तो जो दूध के दांत होते हैं तो मिल्क टीथ बोलते हैं या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस नाम पूछा गया और ये नाम बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि उसे क्या बोलते हैं, और इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं कि टेम्परेरी टीथ या फिर मिल्क टीथ। ऑप्शन ए डिसिडुअस टीथ, ऑप्शन बी इंसीजर, ऑप्शन सी प्रीमोलर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बच्चों में अस्थायी या दूध के दांतों को डेसिडुअस टीथ कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है डेसिडुअस टीथ। और जो UP SSC वाले बच्चे हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी करें, क्योंकि उनकी शॉर्ट लिस्ट आने के बाद एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो आपको तैयारी रखना है पूरी प्रॉपर अपनी, ये नहीं है कि जब शॉर्ट लिस्ट आएगी तब तैयारी करेंगे, 2-4 दिन में कोई तैयारी नहीं हो पाती है। क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेट ऑफ कॉमन आर्टरी, सामान्य नाड़ी दर क्या है? तो यहाँ पर आपसे सामान्य नाड़ी दर पूछा है। 40 to 60 बीट पर मिनट, 80 to 100 बीट पर मिनट, 60 to 100 बीट पर मिनट या नन ऑफ दीज। तो सामान्य नाड़ी दर जो होती है 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगोर मॉर्टिस इज सीन इन। रिगोर मॉर्टिस में देखा जाता है, ये किस में देखा जाता है? मलेरिया में, आफ्टर डेथ में, या यूरिनरी इन्फेक्शन में, या एपिलेप्सी में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल से दिखते हैं और एग्ज़ाम में आपको सीधे डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में दिखेंगे। क्वेश्चन है, रिगोर मॉर्टिस में देखा जाता है, किस में देखा जाता है? मलेरिया में, आफ्टर डेथ में, या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन में, या फिर एपिलेप्सी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आफ्टर डेथ में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो सभी को पता है कि 120/80 mm/Hg होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन, इससे कम होता है तो हाइपोटेंशन। ये दो कंडीशंस भी याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी का कारक जीव है। काली खांसी, वूपिंग कफ, जिसे 100 डे ऑफ कफ भी बोलते हैं। काली खांसी का कारक जीव पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, कॉर्नी बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई
या नन ऑफ दीज? तो ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया का है, ये कॉलेस्ट्रीडियम टेटनाई टेटनस का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बॉर्डेटेला पर्टुसिस। बॉर्डेटेला पर्टुसिस राइट आंसर, ऑप्शन ए। वूपिंग कफ का कारक जीव क्या है? बॉर्डेटेला पर्टुसिस। और जितनी भी डिजीज हैं जिनके अदर नेम है उनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि अदर नेम भी पूछे जाते हैं। द कॉज ऑफ पेलेग्रा, पेलेग्रा का कारण क्या है? किस कारण से पेलेग्रा होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी। पेलेग्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और वैसे तो ये B3 से होता है पेलेग्रा, लेकिन यहाँ पे B3 का ऑप्शन नहीं है, केवल बी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, जिसे नियासिन बोलते हैं B3 को, उसे पेलेग्रा होता है। लेकिन यहाँ पर B3 नहीं है तो हम बी को टिक करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाकार्पल बोन शरीर में पाई जाती है। मेटाकार्पल बोन इज फाउंड इन द बॉडी। शरीर के किस पार्ट में मेटाकार्पल बोन पाई जाती है? फुट में, हैंड में, स्कल में, ईयर में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेटाकार्पल बोन कहाँ पाई जाती है और मेटाटार्सल बोन कहाँ पाई जाती है? बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो मेटाकार्पल जो बोन होती है वो हाथ में पाई जाती है, हैंड में। कहाँ पाई जाती है? हैंड में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। लेकिन मेटाटार्सल पैर में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? पैर में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है बताना है आपको। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 90%, 70%, 80% या 100%? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 70%। कितना होता है? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ स्कर्वी इज। स्कर्वी का कारण है, स्कर्वी किस कारण से होता है? विटामिन सी से, विटामिन डी से, विटामिन ई से या विटामिन के से? विटामिन सी का केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड है। ये खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, विटामिन सी। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? इनफर्टिलिटी होता है। क्या होता है? इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन इज। जल शोधन में प्रयुक्त रासायनिक है। आपको बताना है कि जल शोधन में कौन सा रासायनिक प्रयुक्त करते हैं? आयोडीन, क्लोरीन, बॉइलिंग या नन ऑफ दीज? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? केमिकल की बात कर रहा है। तो जल शोधन के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? क्लोरीन। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, क्लोरीन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, RMNCH+A स्ट्रेटजी इज लॉन्च्ड इन द ईयर। रणनीति वर्ष में शुरू की गई। यहाँ पे ये जो रणनीति है RMNCH+A स्ट्रेटजी इन लॉन्च इन द ईयर, तो ये रणनीति कब, किस वर्ष लागू की गई, ये शुरू की गई? 2011, 2009, 2012 या 2013? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस रणनीति, ये जो रणनीति है वो कब स्टार्ट की गई थी? 2013 में, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाज के सभी वर्गों को पुनर्वास का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए नई रणनीति हो की एक अनूठी अवधारणा क्या है? कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, इंडस्ट्रियल रिहेबिलिटेशन, मेडिकल इन रिहेबिलिटेशन या ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? समाज के सभी वर्गों को पुनर्वास का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए नई रणनीति हो की एक अनूठी अवधारणा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द गिवन इज एन इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी कौन सी है? विच इज द गिवन इन एन इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी? यूनिलैटरल एजेंसीज, बायलैटरल एजेंसीज या नॉन गवर्नमेंटल एंड अदर एजेंसीज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यूनिलैटरल, बायलैटरल और नॉन गवर्नमेंटल एंड अदर एजेंसीज, ये सब है ऑल ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का आयाम है? स्वास्थ्य के आयाम को बताना है, कौन से स्वास्थ्य के आयाम है? फिजिकल, फैमिली सोशल, मेंटल, इमोशनल या ऑल ऑफ एबव। तो निम्नलिखित में से स्वास्थ्य का कौन सा आयाम है? तो फिजिकल भी है, फैमिली सोशल, मेंटल या इमोशनल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा की किस पद्धति में लोग अपने विचार और अनुभवों का आदान प्रदान करके सीखते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा की किस पद्धति में लोग अपने विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करके सीखते हैं? ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, वर्कशॉप या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ वाज फाउंडेड इन। यूनिसेफ वाज फाउंडेड इन, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी वो आपको बताना है। 1996, 1946, 1978, 1980। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1946। कब हुई थी यूनिसेफ की स्थापना? कब हुई थी? 1946 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, भारत का पहला, सॉरी यह मिस्टेक है, राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है? इज द फर्स्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, RCH, NRHM, फैमिली प्लानिंग या नन ऑफ दिस। RCH का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फैमिली प्लानिंग या नन ऑफ दिस। तो भारत का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है? तो फैमिली प्लानिंग है। कौन सा है? फैमिली प्लानिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज एट। WHO का मुख्यालय कहाँ है या कौन सा है, कौन है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया, जिनेवा, पेरिस या वाशिंगटन। तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसी का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है क्षेत्रीय मुख्यालय। इसके जो 6 क्षेत्रीय क्षेत्र हैं उसका जो दक्षिण का क्षेत्र है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा। लेकिन वैसे आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई के बारे में बात कर रहा है कि जो नॉर्मल बीएमआई होता है वो कितना होता है। लेस देन 16, 16.5 टू 18, 18.5 टू 24.9। तो आपको नॉर्मल बीएमआई बताना है कितना होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो जो नॉर्मल बीएमआई होता है वो 18.5 टू 24.9 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, contraction of aorta, ventricular spelt defect, patent ductus। बताइए इसका राइट आंसर आप क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइनोटिक डिजीज हार्ट डिजीज। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी डू आ न्यू बॉर्न बेबी नीड इन 24 आवर्स। एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको 24 घंटे में कितनी एनर्जी की नीड होती है। हाउ मच एनर्जी डू आ न्यू बॉर्न बेबी नीड इन 24 आवर्स। 100 to 200 कैलोरी kg पर डे, 120 to 180 कैलोरी kg पर डे, 180 to 220 किलो कैलोरी पर डे, या फिर 220 to 280 कैलोरी kg पर डे। तो यहाँ पर पूछा गया हाउ मच एनर्जी डू आ न्यू बॉर्न बेबी नीड इन 24 आवर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 120 to 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड यूएनओ एंड यूनिसेफ जॉइंटली डिक्लेयर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए कि व्हेन द यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जॉइंटली डिक्लेयर द राइट्स ऑफ चाइल्ड। जो बच्चों का अधिकार है वो यूएनओ और यूनिसेफ ने मिलकर कब डिक्लेयर किया था। डेट यहाँ पर पूछा है 25 फरवरी 1960, 25 फरवरी 1961, 25 फेब 1975 और 25 फेब 1980। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 25 फरवरी 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा होता है। IgA, IgG, IgM या IgE। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ ब्रेस्ट मिल्क की बात कर रहा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए IgA। क्या कौन सा होता है IgA होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ द 1 year old चाइल्ड बिकम्स टाइम देन इज इट्स बर्थ वेट। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये जो 1 साल का बच्चा हो जाता है या 1 year का बच्चा हो जाएगा तो उसमें कितना वेट गेन होगा, कितने गुना होगा जन्म से। मान लो अगर उसका जन्म के टाइम 2.5 kg का बेबी है तो उसका कितने गुना 1 year में वेट बढ़ जाएगा। 4 गुना या 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना या 5 गुना। तो 3 times वेट बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट। BCG वैक्सीन किसके प्रिवेंट के लिए दी जाती है। ट्यूबरकुलोसिस, DPT, हेपेटाइटिस या नन ऑफ दिस। तो जो BCG की वैक्सीन है कब देते हैं। सबसे पहले तो इसे याद रखना है, देते कब है एट बर्थ देते हैं। कब देते हैं एट बर्थ।
और कितनी देते हैं? 0.05 ml देते हैं। BCG के ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंट के लिए देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताना है। 10 to 20 days, 14 to 15 days या 5 to 6 days या नन ऑफ दीज। तो चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 to 15 डेज का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्यूबेशन पीरियड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। द लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन आता है उसे क्या बोलते हैं? मतलब वहाँ से एंड हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं आता है। क्विकनिंग, एमनोरिया, मेनोपॉज या मेनार्के। तो क्विकनिंग तो गर्भ की हलचल को बोलते हैं। एमनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसेस, तो मेनोपॉज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, मेनोपॉज। मिनार्की जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम मिनार्की कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या कहते हैं? मिनार्की कहते हैं। और लास्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनोपॉज कहते हैं। क्विकनिंग गर्भ की हलचल को कहते हैं। एमनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक जानपथिक रोग विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। आधुनिक जानपथिक रोग विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? जॉन स्नो, जॉन पिले, जॉन डेविड या जॉन अब्राहम। तो आधुनिक जानपथिक रोग विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? जॉन स्नो। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। खसरे का उद्भवन अवधि होती है। खसरे की उद्भवन अवधि कितने दिन की होती है? 10 to 15 डेज, 20 to 30 डेज, 35 to 45 डेज या 50 to 65 डेज। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकोल्स इज नोन एज। बांकरा में सूजन को कहते हैं अस्थमा, लैरिंजाइटिस, फेनिंजाइटिस या ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकोल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? और जिसमें लास्ट में ITS लग जाए तो वो समझ जाइए कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रोंकाइटिस। राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ इज नोन एज। मुंह की सूजन को क्या कहते हैं? स्टेमेटोटाइटिस, जिंजीवाइटिस, ग्लोसाइटिस या लैरिंजाइटिस। मुंह की सूजन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेमेटोटाइटिस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड pH इज। रक्त का pH क्या होता है वो आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फिर आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ANM, GNM, BSc नर्सिंग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ब्लड का pH पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 7.5, सॉरी 7.4। कितना है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ TDS इज। TDS का अर्थ क्या होता है? एट नाइट या 2 times ऑफ डे या 3 times ऑफ डे या नन ऑफ दिस। तो TDS का मतलब होता है 3 times a day। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ORS इज गिवन इन ट्रीटमेंट ऑफ। ORS के उपचार के लिए दिया जाता है। किसके उपचार के लिए? डायरिया, डिहाइड्रेशन, बोथ या नन ऑफ दिस। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन किसके उपचार के लिए दिया जाता है? तो डायरिया के लिए भी देते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए भी देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ। दोनों के लिए यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। वयस्क में सामान्य तापमान होता है, नॉर्मल टेम्परेचर इन अडल्ट इन। यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है, ना कि फीवर की बात हो रही है। बोला गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर इन अडल्ट, वयस्क में सामान्य तापमान होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो वयस्क में सामान्य तापमान या नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर इससे ऊपर जाता है तो उसे हम फीवर में काउंट करते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, इसको फीवर नहीं कहते, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 40 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। मैं वेट करूंगी, आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे कि आपको चाहिए तो मैं उस पर डाल दूँगी, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो मैं वेट करूँगी। आप लोग अपना टोटल स्कोर और वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।